हेलो दोस्तों, मैं राजेश चौधरी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों। जैसा कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है कि दोस्तों मैं आज सीसी के बारे में बताने वाला हूं। कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूं, जो मूल्यांकन का ही एक अभिन्न भाग है। मूल्यांकन का एक भाग है सीसीई। इसके बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। इसके बारे में बताऊंगा कब क्यों जरूरत पड़ी, कब आया, और दोस्तों राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्या है, कैसे लागू किया गया, पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। और अब तक जिन भी विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। इन्फॉर्मेशन यदि आपको एंड में अच्छी लगी तो लाइक करके जरूर जाएं। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करें, और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। यहाँ दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक की मैं बात करने वाला हूँ ना, उसको मैं एक बार दोबारा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ आपके सामने। आज हम बात करेंगे सीसी के बारे में, जो अप्रोक्सीमेट जिन भी एग्जामों में साइकोलॉजी का पोर्शन पूछा जाता है, मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें निश्चित तौर पर सीसी से रिलेटेड दोस्तों मूल्यांकन के किसी भी क्वेश्चन में यदि मैं बात करूं, चाहे कैसा भी पेपर हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, उसमें निश्चित तौर पर सीसी का कहीं ना कहीं जिक्र जरूर होता है। तो आपको एक डिटेल में जानकारी देने वाला हूं सीसी से संबंधित। अच्छा, सबसे पहले तो मैं भैया इसके नाम की बात करूं, इसके नाम की बात क्या है, तो भैया ये है कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। देखो मैंने कहा एवेल्युएशन का मतलब मूल्यांकन है, तो भैया मूल्यांकन का ही भाग है ये दोस्तों। मूल्यांकन का एक भाग है जिसको मैंने कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन कहा। सतत एवं, देखो मैंने क्या कहा, कॉन्टिन्यूअस का मतलब है सतत, एवं एंड का मतलब, इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव होता है भैया व्यापकता। किसी भी मूल्यांकन में व्यापकता होनी चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, एवेल्युएशन का मतलब मूल्यांकन है। तो ये तो सीसी की फुल फॉर्म है कि सीसी है क्या। तो सीसी की यदि फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो भैया ये आएगी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। ये तो फुल फॉर्म की बात हुई। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा कि आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ पर कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। मैं बात कर रहा हूँ भैया सीसी की जरूरत क्यों पड़ी। यहाँ देखना एक एक चीज को मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ, धीरे धीरे अपन समझते चलेंगे। सीसी की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत है ना, दोनों ही परिप्रेक्ष्यों में आवश्यक है ये। सीसी की मैंने जो फुल फॉर्म बताई ना, उसमें कहीं ना कहीं देखो दोस्तों, मैंने आपको एक चीज मेंशन करवाई है, ये सततता है। इसमें मूल्यांकन का एक ऐसा भाग है जो सतत मतलब निरंतरता होनी चाहिए उसमें। ये दोस्तों निरंतर होना चाहिए, और निरंतरता के साथ साथ व्यापकता भी होनी चाहिए इसमें। मतलब बालक के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन किया जाएगा इसमें। दोस्तों व्यापकता का मतलब है भैया इसमें बालक के सर्वांगीण विकास की बात की जाएगी। बालक के सर्वांगीण विकास की बात की जाएगी। एक ऐसा मूल्यांकन अभी मैं बता देता हूं, एक ऐसा मूल्यांकन जिसमें बालक के सर्वांगीण विकास का निरंतर मूल्यांकन किया जाए। एक ऐसा भाग जिसमें बालक की सर्वांगीण विकास का निरंतर मूल्यांकन किया जाए, तो वो सीसी है। वो क्या है भैया, सीसी है। अब निरंतरता की बात करी ना मैंने, तो लगातार चलेगा। और मैंने व्यापकता की बात करी, इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यापक होगा, समग्र होगा। समग्र का भी वही मतलब है, व्यापकता आनी चाहिए। मतलब बालक के, हमें विकास का भी अध्ययन करना है, बालक की शैक्षिक गतिविधियों का, बालक की शैक्षिक गतिविधियों का, बालक के किताबी ज्ञान का, और बालक के किताबी ज्ञान के अलावा जो बाहरी ज्ञान है, सामाजिक ज्ञानों का भी हमें यहाँ पर दोस्तों मूल्यांकन करना होता है। तो इसके लिए सीसी की आवश्यकता पड़ती है। मैंने बताया ना भी इसकी जरूरत साहब क्यों पड़ी। तो इसकी जरूरत का सबसे बड़ा कारण है, दो ही कारण है इसके। पहला तो बालक को ध्यान में रखना है कि भैया बालक के लिए क्या जरूरत पड़ी। तो बालक का सबसे जरूरी पॉइंट है इसमें भैया, बालक के सर्वांगीण विकास का इसमें मूल्यांकन किया जाएगा। बालक के सर्वांगीण विकास का क्या किया जाएगा, मूल्यांकन, जिसमें मैंने दोनों चीजें बताई है। इसमें बालक की शैक्षिक गतिविधियां भी आएंगी। शैक्षिक गतिविधियों का मतलब है किताबी ज्ञान, किताबी ज्ञान को भी परखना है, और इसके साथ साथ शैक्षिक गतिविधियां, दोस्तों दोनों ही चीजों का मूल्यांकन करना है। शैक्षिक गतिविधियों का, ये तो किताबी ज्ञान है भैया, आप किताबी ज्ञान का मूल्यांकन कीजिएगा। और इसके साथ साथ सामाजिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान क्या है, उसका जैसे विकास कैसे हो रहा है। यदि मैं बात करूं उसका फिजिकल स्ट्रक्चर या फिजिकल विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिजिकल विकास में कुछ बाधाएं तो नहीं है। या इसके बाद में बात करूं दोस्तों सामाजिक विकास की, ये सारी चीजें शैक्षिक खेलकूद से संबंधित वार्तालाप कर लें अपन, खेलकूद का मैदान आए, ये सब शैक्षिक गतिविधियों में आता है। इन सब का हमें दोस्तों यहाँ पर मूल्यांकन करना है। अब इसकी जरूरत पड़ती है एक तो बालक को ध्यान में रख के, और कहीं ना कहीं सीसी की जरूरत दोस्तों अध्यापक को भी पड़ती है।
अब गुरु जी अध्यापक को क्या जरूरत पड़ती है, आप तो अलग ही बात कर रहे हो। हाँ भैया, अध्यापक को भी इसकी मोस्टली जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक बालक का जब मूल्यांकन करता है ना अध्यापक, तो कहीं ना कहीं बालक का मूल्यांकन करने के साथ साथ अध्यापक का भी मूल्यांकन होता है। अध्यापक को ये पता चलेगा कि बालक जो सीख रहा है, पहली बात तो जो बालक को सिखाया जा रहा है उसको परफेक्ट रूप से सीख रहा है कि नहीं सीख रहा, मतलब बालक की सीख का जब वो मूल्यांकन करेगा, तो कहीं ना कहीं अध्यापक को ये भी पता चलेगा कि मेरे द्वारा जो शिक्षण विधियां काम में ली जा रही है, मेरे द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाने में जो पैटर्न काम में लिया जा रहा है, क्या इस पैटर्न से, क्या इस शिक्षण विधि से विद्यार्थी समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे तो वो भैया अपनी योजना को परिवर्तित कर सकता है। यहाँ ये योजना में परिवर्तन ला सकता है कि नहीं ला सकता, ये भैया योजना में निश्चित तौर पर परिवर्तन ला सकता है। अध्यापक के लिए भी उतना ही आवश्यक है जितना कि बालक के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है, इंपॉर्टेंट चीज है मूल्यांकन की। अब मैंने यहाँ बात करी कि भैया सीसी जरूरी है, आखिरकार क्यों जरूरी था, मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। बालक के सर्वांगीण विकास का यदि निरंतर मूल्यांकन करना है तो उसका रूप ये सीसी ही है। अब भैया यहाँ आपने बता तो दिया कि क्यों जरूरी है, लेकिन जरूरी तो क्यों है इसके साथ ये तो बताओ कि आखिरकार ये आया कब, इसकी बात कब करी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसकी बात को भी बताने वाला हूँ। सीसी की सबसे पहले दोस्तों, सीसी की अगर मैं बात करूं ना, सीसी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसकी सिफारिश, दोस्तों सबसे पहले ध्यान में रख लेना है, हर एक लाइन में क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। सीसी की सबसे पहले सिफारिश की जाती है भैया हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी मैं बता देता हूं, प्रेजेंट टाइम में तीसरी चल रही है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति सेकंड के अकॉर्डिंग दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति दूसरी जो भैया 1986 में लागू हुई थी, इसके द्वारा सीसी की सिफारिश की गई कि आप बालक के निरंतर मूल्यांकन के सर्वांगीण विकास का एक निरंतर मूल्यांकन का एक पैटर्न लेके आए, जिससे बालक के सर्वांगीण विकास का निरंतर मूल्यांकन किया जा सके। तो भैया सीसी की सिफारिश कब की जाती है, ये की जाती है भैया एनपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अंतर्गत। अब मैं यदि यही बात करूं कि भैया राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब से पहले दोस्तों ये तो 2020 चल रही है, ये तो तीसरी है, ये तो थर्ड है, लेकिन इससे पहले सेकंड नंबर पर आती है 1986 में, और दोस्तों पहले नंबर की शिक्षा नीति आती है साहब 1968 में। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, और प्रेजेंट टाइम में जो चल रही है 2020 वाली चल रही है। आया कि नहीं आया समझ में, ये के कस्तूरी रंजन इसके अध्यक्ष थे। ये जो थर्ड वाली है ना न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020, इसके अध्यक्ष के कस्तूरी रंजन, अगर पूछ भी ले के कस्तूरी रंजन थे। अच्छा, इसके साथ साथ कि भैया इसकी सिफारिश कब की गई, ये की गई थी 1986 में, लेकिन क्या 1986 में लागू कर दिया गया, क्या नहीं किया गया। ये राम मूर्ति आयोग था 1986 में, लेकिन ये लागू नहीं किया गया। इसके बाद दोस्तों इसकी चर्चा फिर की जाती है कि भैया आपने नहीं सुध ली, कोई बात नहीं। अब आता है दोस्तों नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। जब पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाती है ना 2005 में, तो भैया जब पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाएंगे तो 2005 में इसको लागू करने का प्रयास किया गया। लागू करने का क्या किया गया, प्रयास किया गया कि आप सीसी को लागू कर दे, लेकिन दोस्तों ये 2005 में भी लागू नहीं होती है। ये लागू होती है जब साहब आरटी आती है ना, राइट टू एजुकेशन 2009 में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आता है ना, राइट टू एजुकेशन, डिटेल में बताने वाला सब चीजों को। एनसीएफ क्या होता है, आरटी क्या होती है, शिक्षा नीतियों के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला, अभी थोड़ा सा जिक्र नहीं करूंगा। यहाँ दोस्तों आरटी 2009 जब लागू होता है, राइट टू एजुकेशन दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जब लागू होता है, तो यहीं पर सीसी को लागू कर दिया जाता है। लेकिन सीसी को लागू कैसे कर दिया, कोई ऐसे थोड़ी एक छोटी सी योजना लागू कर दिया दोस्तों, इसको एक बड़े स्तर पर लागू करने के लिए कहीं ना कहीं बेहतर प्रयासों की जरूरत थी। और भैया इसको लागू किया गया ना, तो सबसे पहले छोटे स्तर पर लागू किया जाता है, ये किया जाता है साहब सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई के द्वारा इसको लागू किया गया 6 अक्टूबर 2009 को। 6 अक्टूबर 2009 को लागू किया जाता है, ये सीबीएसई के स्कूल्स में लागू किया गया। ये लागू किया जाता भैया कक्षा 6 से और 10 के लिए लागू कर दिया इसको साहब। कब किया गया ये मैंने आपको बता दिया, प्रथम बार इसको लागू कर दिया गया, पहले प्रयास में लागू किया गया सीबीएसई के द्वारा 6 अक्टूबर 2009 को। लेकिन राजस्थान में तो अभी लागू नहीं हुआ था, ये तो मैंने सीबीएसई के स्कूलों में बताया। हमें तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी ध्यान में रखना है कि आखिरकार इसको लागू कब किया गया। इतना समझ में आ गया। इसकी सिफारिश की बात करेगा भैया, ये
बात करूंगा मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपी 1986 में, यदि इसके प्रयास की बात करूंगा तो एनसीएफ 2005 में प्रयास किया गया और लागू किया गया दोस्तों इसको आरटी 2009 के द्वारा, या आरटी 2009 के अंतर्गत इसको लागू किया गया। और सबसे पहले लागू किया गया सीबीएसई के द्वारा 6 अक्टूबर 2009 को। यदि सत्र की भी मैं बात करूं ना तो दोस्तों सत्र है ये 2009-10 वाला ही। कौन से सत्र में लागू किया गया? 2009-10 में। कौन सी कक्षाओं के लिए? कक्षा 6 से और 10 के लिए लागू किया गया। अब मैं बात कर रहा हूं भैया राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सीबीएसई इसको सीसी को कब लागू किया जाता है? सीबीएसई का तो मैंने बता दिया, लेकिन दोस्तों राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इसकी क्या रूपरेखा निकलती है? तो सबसे पहले जब मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य की बात करूंगा ना तो सबसे इसका पहला चरण आएगा। सबसे पहले दोस्तों इसके प्रथम चरण की मैं बात करूंगा, और प्रथम चरण है ना, मैंने बात करी कब लागू होता है, ये लागू होता है भैया 2010-11 में। प्रथम चरण सत्र 2010-11 में क्या होता है अभी मैं आपको बता देता हूं। ये भैया एक बोध शिक्षा समिति होती है, बोध शिक्षा समिति के द्वारा, बोध शिक्षा समिति के द्वारा एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है। प्रोजेक्ट का मतलब एक योजना ही है। ये भैया पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा, ये हर लाइन में क्वेश्चन बन रहा है, पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा, पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा 2010-11 में, सत्र बता दिया मैंने, 2010-11 में बोध शिक्षा समिति द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट लाया जाता है। और इस पायलट प्रोजेक्ट में दोस्तों अलवर और जयपुर की, अलवर और जयपुर की 60 विद्यालयों को सम्मिलित किया गया। कितने विद्यालय थे साहब? 60 विद्यालय थे। इन 60 विद्यालयों में से अलवर के तो 40 विद्यालय थे और जयपुर के 20 विद्यालय थे, जिनमें इसको लागू किया गया। कक्षा ध्यान में रख देना, कक्षा पहली से और 5वीं तक, कक्षा 1 से और 5 में लागू किया जाता। सबसे पहले राजस्थान में पहले ही प्रयास में 260 विद्यालयों में अलवर के 40 और जयपुर के 20 विद्यालयों में इसको लागू कर दिया गया। पहली बात ध्यान में रहेगी, समिति कौन सी थी? बोध शिक्षा समिति। प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया गया? पायलट प्रोजेक्ट। कितने विद्यालयों में? 60 विद्यालयों। अलवर के कितने विद्यालय? 40। और दोस्तों जयपुर के 20 विद्यालय सम्मिलित थे। कौन सी कक्षा में? कक्षा 1 से और 5 में। तो मुझे बताओ क्या भी पूरे राजस्थान में लागू हुआ? क्या नहीं हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर चरण आगे बढ़ेंगे। अब आएगा साहब चरण इसका दूसरा, सेकंड चरण की मैं बात करूंगा ना भैया, ये वो आएगा 2012 और 13 में। सत्र कौन सा है? 2012-13 में। दोस्तों इसको 2012-13 में राजस्थान के ही 178 ब्लॉक के, 178 ब्लॉक के 3059 विद्यालयों में, गवर्नमेंट स्कूल है ये, सरकारी विद्यालयों में इसको दोस्तों लागू कर दिया गया। इसको लागू कर दिया गया। अभी पूरे राजस्थान में लागू नहीं हुआ है। ये मैंने कहा राजस्थान के 178 ब्लॉक के दोस्तों 3059 विद्यालयों में लागू कर दिया गया। अब इसको केवल प्राथमिक स्तर पर ही लागू किया जा रहा है, प्राथमिक स्तर मतलब 1 से 5 पर। लेकिन दोस्तों यही एक चीज और ध्यान में रख लेना, सत्र 2012-13 के अंतर्गत ही इसको दोस्तों 6 से 8 में लागू कर दिया गया। बात समझ में आई कि नहीं? 2012-13 के अंतर्गत ही इसको 6 से 8 मतलब कक्षा 6 से 8 में लागू कर दिया गया। तो अभी भी ये पूरे राजस्थान में लागू तो नहीं हुआ, ये कुछ एक विद्यालय में हुआ। अब मैं बात करूंगा तो भैया इसे राजस्थान में, पूरे राजस्थान में कब लागू किया गया? ये आएगा भैया इसका तीसरा चरण, ये सेकंड चरण। अब राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इसका तृतीय चरण आता है, और वो आता है भैया 2013-14 वाला। 2013-14 में इसको राजस्थान में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। या तो 2013-14 देगा, यदि नहीं दे तो 2015-16 में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में पूर्ण रूप से सीसी को लागू कब किया गया? 2015-16 में राजस्थान में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा साहब आपने लागू कर दिया, राजस्थान में सबसे पहली बार कब किया गया? सत्र 2011 सॉरी सत्र 2010-11 में बोध शिक्षा समिति के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट में भी 60 विद्यालयों को सम्मिलित किया गया, अलवर के 40 और जयपुर के 20, कक्षा 1 से 5 तक। फिर इसके बाद दूसरा सेकंड स्टेप मतलब द्वितीय स्तर की मैं बात करूंगा 2012-13 सत्र रहेगा। इसको लागू कर दिया गया दोस्तों राजस्थान के 178 ब्लॉक के 3059 विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में लागू किया जा रहा है। और दोस्तों ये 6 से 8 के लिए भी लागू कर दिया गया। संपूर्ण राजस्थान में तीसरे चरण में 2015-16 में दोस्तों इसको संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया। अब ये तो लागू होने की बात हुई, लेकिन लागू होने के साथ साथ आपको मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बता दिया सीसी की क्या रूपरेखा है।
लेकिन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ही मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो सीसी है ना, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य की मैं बात कर रहा हूँ, सीसी 2015-16 वाले सत्र में ये संपूर्ण राजस्थान में लागू हो गया क्या? संपूर्ण राजस्थान में लागू हो जाता है। और संपूर्ण राजस्थान में जब लागू हो गया ना, तो 2016 में ही साहब एक समिति और बनाई जाती है, जिसको SIQE कहा, SIQE कहा। ये है स्टेट इनिशिएटिव या इनिशिएटिव, कुछ भी कह सकते हो, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, मतलब शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक मुख्यालय, एक समिति बनाई जाती है, क्वालिटी एजुकेशन। ये बढ़ाने के लिए दोस्तों, शिक्षा की गुणवत्ता पर अध्ययन करने के लिए, बढ़ाने के लिए SIQE करके एक योजना बनाई गई। और दोस्तों इसका मुख्यालय उदयपुर में, इसका दोस्तों ऑफिस कहाँ बनाया गया? उदयपुर में। अब सीसी, ये जो SIQE जब लागू किया गया ना, तो इसके अंतर्गत ही सीसी को ले आए भैया। अब इसने, राजस्थान ने क्या किया, इस जो सीसी है ना, इसको किसके अंतर्गत सौंप दिया? कौन से डिपार्टमेंट को सौंप दिया? ये सौंप दिया साहब SIQE डिपार्टमेंट के अंदर। ये भी पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में सीसी किसके अंतर्गत कार्य करता है। तो दोस्तों वर्तमान में सीसी को लागू करने का कार्य किसके अंतर्गत आता है? तो ये आ रहा है भैया SIQE, जिसका मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर में। ये पूरी रूपरेखा मैंने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बताई। इसके साथ साथ ही सीसी लागू तो कर दिया, लेकिन आखिरकार सीसी है क्या? ये दोस्तों सीसी है ना, ये है क्या? अब मैं सीसी की मैं बात करता हूं कि इसको किस प्रकार से लागू करना है, इसमें क्या पैटर्न रहेगा। तो भैया सीसी को दो प्रकार के परीक्षण में बांटा गया। एक परीक्षण FA कहा मैंने, क्या कहा भैया? FA, जिसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा। ये भैया रचनात्मक परीक्षण करना है आपको, बच्चे का रचनात्मक परीक्षण करना है कि बच्चे की क्रिएटिविटी कैसी है। अब रचनात्मक परीक्षण की जब मैं बात करूंगा, तो इसमें आएंगी भैया बच्चे की मौखिक परीक्षाएं आप कंडक्ट करवा सकते हो, इसके अंतर्गत मौखिक परीक्षा कंडक्ट करवा सकते हो। बच्चे को आप गृह कार्य से संबंधित कुछ चीजें दे सकते हो, या दोस्तों इसी के अंतर्गत बच्चे से आप प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करवा सकते हैं। ये तो लागू किए, ये तो आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। ये मैं बताऊंगा कितने फॉर्मेटिव, कितने कितने सेमेटिव हैं। और दूसरा है भैया ऐसे, ये है योगात्मक परीक्षण, ये है भैया योगात्मक परीक्षण। यदि मैं ऐसे की मैं बात करूं, समेटिव असेसमेंट, इसका नाम है भैया SAMMATIV, समेटिव असेसमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा? इसमें आपके लिए लिखित परीक्षा करवाई जाएगी, एक बच्चे की आप लिखित परीक्षा करवाएं। अच्छा, लिखित परीक्षा करवाई जाएंगी ना, अब मैं यही बता देता हूं, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ना, इसमें और इसमें केवल इतना ही फर्क है। इसमें एक सिलेबस का बड़ा भाग लिया गया, इसमें सिलेबस के छोटे छोटे भागों को सम्मिलित किया गया। अब मैं यही बता देता हूं CBSE के द्वारा इस FA और SC को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। अब मैं बात कर रहा हूं भैया CC को CBSE के द्वारा किस प्रकार से अपनाया गया है। इसमें दोस्तों यहाँ पर पहले तो मैं बताऊं, पूरे पाठ्यक्रम को सीसी के द्वारा दो भागों में बांट दिया भैया। कितने भाग कर दिए? दो भाग। हालांकि अभी मैं 50-50% की बात कर रहा हूँ, लेकिन परिवर्तन होकर अभी 40-60 हो गया। 50-50% के दो भागों में बांट दिया गया। इसमें सबसे पहले आप बच्चे का फॉर्मेटिव असेसमेंट लेंगे, सबसे पहले एक रचनात्मक परीक्षण लेंगे, उसमें आप सिलेबस का प्रथम 10% भाग लेंगे। कितना भाग लेंगे भैया? पहला आप परीक्षण करेंगे वो रचनात्मक होगा, जिसमें मौखिक परीक्षा ले सकते हैं, कोई बच्चे से किसी प्रोजेक्ट से संबंधित पूछ सकते हैं, या गृह कार्य से संबंधित आप जांच कर सकते हैं। ये रहा पहला फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसके साथ ही FA सेकंड लेके आना आपको, इसमें भी सिलेबस का केवल 10% भाग लेना, वही सिस्टम रहेगा। और दोस्तों यही आपको अब समेटिव एक आ जाएगा, जिसको हम अर्धवार्षिक परीक्षा कहते हैं ना। इसमें परीक्षा का, इसमें सिलेबस का 30% भाग कवर करना है। इसका मतलब परीक्षा का आधा भाग। ये दोस्तों लागू होता है अप्रैल से सितंबर के लिए। ये मैं बता देता हूँ, इनकी जो अवधि है ना, वो अप्रैल से, पहला जो सत्र है ना, ये रहेगा अप्रैल से सितंबर, आधा आधा बांट दिया है। और ये रहेगा भैया अक्टूबर से मार्च के लिए, अक्टूबर से मार्च के लिए दो भागों में बांट दिया सत्र को। यहाँ यदि मैं बात करूं, तो अब आ जाएगा FA थर्ड आएगा। दो FA तो इधर हो गया ना, तो FA फिर आपको थर्ड लेना है, और FA थर्ड में वही सिलेबस का 10% भाग। फिर आपको FA फोर्थ भी लेना है, इसमें भी दोस्तों सिलेबस का 10% भाग। और लास्ट में यदि मैं बात करूं समेटिव असेसमेंट, योगात्मक परीक्षा लेनी है, इसमें भी सिलेबस का दोस्तों 30% भाग। ये SA सेकंड है, इसमें सिलेबस का 30% भाग। तो 50% पहले भाग में, 50% दूसरे भाग में कवर हो जाता है।
ये है भैया, इसको नाम दे रखा है हमने अर्धवार्षिक परीक्षाएं। ये कौन सी है? अर्धवार्षिक परीक्षा। और ये जो लास्ट में कंडक्ट करवाई ना, इसको भैया वार्षिक परीक्षा कह दिया। ये इस प्रकार से फॉर्मेटिव और समेटिव जो असेसमेंट है, रचनात्मक एवं योगात्मक परीक्षण को इस प्रकार से बांटा गया है। अब और मैं बताऊं ना, तो सीबीएसई ने इसके लिए ग्रेडिंग प्रणाली भी लागू की है। सीबीएसई ने इसी के लिए ग्रेडिंग प्रणाली भी लागू की है। आपने देखा होगा बच्चों को ग्रेड दिए जाते। अभी ग्रेडिंग प्रणाली क्या है, इसको मैं समझा देता हूँ। यही दोस्तों, ये पहली बात क्वेश्चन एक पूछ दिया जाता है कि कितने आधारी है? 9 आधारी है। इसमें दोस्तों कितनी ग्रेडों को माना गया है? 9। अब सबसे पहले मैं बताऊं, यदि बच्चे की 91 से 100% के बीच बनती है, ये बच्चे के अंक हैं, 91 से 100% के बीच आता है, तो उस बच्चे को ग्रेड दी जाएगी। ग्रेड दी जाएगी भैया A1 दिया जाएगा, या इसी को A+ कह देते हैं। A1 दिया जाएगा या A+ दिया जाएगा। इसमें दोस्तों एक संख्या या मान दे दिया इन्होंने, ये 10 नंबर पर रखा। ठीक है भैया। इसके बाद यदि बच्चे का 81 से और 90% के बीच अंक यदि अर्जित करता है, तो इसको उन्होंने A2 कहा, या इसी को भैया A कह देते हैं। A2 ग्रेड देनी है या A ग्रेड देनी है। इसमें दोस्तों संख्या एक ध्यान में रख लेना, 9 संख्या है। इसके बाद यदि कोई बच्चा 71 से 80 के बीच प्रतिशत नंबर लेकर आता है, तो इसको उन्होंने भैया V1 कहा। क्या कहा? V1 कहा, या B+ कह सकते हैं। ऐसे दोस्तों यहाँ नंबर रखे इन्होंने 7। अगर मैं 61 से 70 की मैं बात करूं, इन्होंने B2 कहा, इसमें नंबर 6 हो गई। यदि मैं दोस्तों 51 से 50 की मैं बात करूं, तो इसको उन्होंने C1 कहा, यहाँ नंबर 5। यदि मैं 41 से और 50 की बात करूं, ये 51 से 60 है, सॉरी ये है ना भैया, 51 से 60 है, जिसको C1 कहा। यदि 41 से 50 की मैं बात करूं, 41 से 50 की मैं बात करता हूं, तो इसको इन्होंने C2 कहा। यहाँ नंबर रखे इन्होंने साहब 4। और यदि इसको 10 9 8 आगे का यार थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखो इसको B2 कहा ना, 8 नंबर, यहाँ 7 नंबर, यहाँ 6 नंबर, और C2 में 5 नंबर। यदि दोस्तों अब मैं बात करूं, तो इसने 33 से और 40 के बीच को इसने D कहा। यहाँ D1 D2 नहीं, 41 और 40 के बीच को इन्होंने ग्रेड दी साहब D, और यहाँ नंबर रख दिए 4। इसके बाद बच्चे तो और भी बच गए, और भी बच्चे ना बच्चे, तो इन्होंने इनको भी 2 भागों में बांटा। यदि मैं बात करूं 22 से या 21 से ले लो, 21 से और 32 तक, इसको इन्होंने E1 कहा। और ऐसा भी बच्चा होगा जब 21 से कम नंबर लेके आए, 21 से कम प्रतिशत आ जाए, उसको इन्होंने E2 ग्रेड दिया। तो 9 ग्रेडिंग प्रणाली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन आया था पिछली बारी। वर्तमान में सीबीएसई के द्वारा कितनी ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाया गया है? तो 9 ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाया गया है। दोस्तों यहाँ पर मैं सीसी से संबंधित जो भी आपके मन में डाउट थे, लगभग सभी डाउटों को लेकर आया हूँ। एक बार मैं चाहो तो भले रिकॉल करवा देता हूँ पूरा जल्दी से। देखो भैया, सबसे पहले इसकी आवश्यकता, अच्छा यहाँ मैं बात करूंगा कि सीसी की फुल फॉर्म क्या है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, मतलब सतत, व्यापक एवं समग्र भी कह सकते हैं। सतत व्यापक मूल्यांकन, ये भैया इसकी फुल फॉर्म है। इसमें बालक की सर्वांगीण, व्यापकता से मतलब क्या है? बालक के सर्वांगीण विकास का, और सतत से मतलब है निरंतर रूप से आप मूल्यांकन कीजिएगा। बालक के सर्वांगीण विकास का निरंतर मूल्यांकन किया जाना ही दोस्तों यहाँ पर इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद मैंने बात करी भैया इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसकी आवश्यकता दोनों के लिए, बालक और अध्यापक दोनों से संबंधित आवश्यकता पड़ती है। बालक से संबंधित आवश्यकता है कि भैया बालक के सर्वांगीण विकास का अध्ययन किया जाए इसमें, या इसका मूल्यांकन किया जाए। और अध्यापक से आवश्यकता है कि अध्यापक इसमें अपनी योजना को परिवर्तन में ला सकता है, योजना में परिवर्तन कर सकता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि लागू कब किया गया। तो यदि इसकी दोस्तों सिफारिश की बात की जाए, सीसी की सिफारिश कब की जाती है? ये की जाती है भैया सिफारिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत, जो सेकंड नंबर की है। ये दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेकंड नंबर की है। इसमें सिफारिश की गई, इस लागू नहीं किया अभी तक दोस्तों, लागू नहीं किया। 1986 में सिफारिश की है। सिफारिश करने के बाद एनसीएफ आता है 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जब रूपरेखा बनाई जाती है, तब भी इसको लागू करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन लागू नहीं किया जाता। इसको लागू किया जाता है आरटी 2009, जब राइट टू एजुकेशन आएगा ना 2009, उसके अंतर्गत इसको लागू किया जाता है। और भैया लागू किया गया पहले सीबीएसई के द्वारा लागू किया गया। कब लागू किया गया? 6 अक्टूबर 2009 को। सत्र कौन सा रहेगा? सत्र रहेगा 2009-10 वाला, 6 से 10 के लिए लागू कर दिया गया। ठीक है भैया। इसके बाद में बात करूं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में प्रथम प्रयास सत्र 2010-11 में किया जाता है।
समिति का नाम ध्यान रख लेना, बोध शिक्षा समिति के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत अलवर और जयपुर के 60 विद्यालयों को सम्मिलित किया गया, जिसमें अलवर के 40 और जयपुर के 20 विद्यालयों को सम्मिलित किया गया और इसको लागू कर दिया गया। कक्षा 1 से 5 के लिए लागू कर दिया जाता है भैया। इसके बाद सेकंड चरण आता है 2012-13 वाला, 2012-13 में सेकंड चरण, और सेकंड चरण में इसको लागू कर दिया जाता है राजस्थान के 178 ब्लॉक, ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान के 178 ब्लॉक के 3059 विद्यालयों में लागू कर दिया गया। 6 से 8 में भी इसको अभी लागू किया गया। इसके बाद मैंने बात करी भैया सीसी है ना राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में और क्या चीजें, 2015-16 में संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया और एक नया विभाग बनाया जाता है SIQE। मैंने आपको बताया था स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, मतलब यहाँ दोस्तों शिक्षा की गुणवत्ता के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका ऑफिस उन्होंने उदयपुर बना दिया गया और सीसी को इसी के अंतर्गत ले लिया गया, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी ध्यान में रख लेना। इसके बाद इसमें होता क्या है दोस्तों, सीसी में आप दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो आपको परीक्षण करना है भैया रचनात्मक परीक्षण, बच्चे का रचनात्मक परीक्षण करना है जिसमें मौखिक परीक्षा है, प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों या गृह कार्य से संबंधित है, और एक आप योगात्मक परीक्षण कर सकते हैं। योगात्मक परीक्षण में लिखित परीक्षा को सम्मिलित किया गया है। यही मैंने इसकी ग्रेडिंग वगैरह बता दी। पहला FA लेंगे जिसमें 10%, दूसरा FA 10%, इसके बाद लेंगे आप समेटिव असेसमेंट लेना, आपको योगात्मक परीक्षण लेना 30%, तीसरा FA लेना 10%, चौथा FA, इसके बाद दोस्तों लास्ट दूसरा आपको ऐसे लेना है इस प्रकार से। और ये अवधि भी ध्यान में रख लेना, अप्रैल से सितंबर पहली और दोस्तों सितंबर से या अक्टूबर से मार्च दूसरी अवधि रहेगी। इसके बाद ये ग्रेडिंग प्रणाली है। तो दोस्तों जितना संभव प्रयास हो सका था मैंने सीसी को आपके लिए एकदम डिटेल में बताया है। जितना प्रयास भरसक प्रयास मुझे करना था ना, मैंने सीसी को डिटेल में जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड आपके क्वेश्चंस बनते थे लगभग मैंने सब क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट करवाए हैं। तो आपको एक ही क्लास में सीसी का पूरा निचोड़ दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का पूरा निचोड़ एक ही क्लास में लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो निश्चित तौर पर आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है भैया, धन्यवाद।